अंजा साहिबा, अब जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि मशरिक़ वुस्ता वैसे ही आग के ढेर पर खड़ा हुआ है। अब इस जंग के बाद, इस हमले के बाद आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब बढ़ रहे हैं। देखें, हमेशा याद रखिएगा, द फियर ऑफ वॉर इज मोर प्रॉफिटेबल देन वॉर इटसेल्फ। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का ईरान पर रीसेंट स्ट्राइक मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी इक्वेशन को फंडामेंटली ऑल्टर तो कर दिया है उसने, लेकिन ये सिर्फ एक टैक्टिकल ऑपरेशन नहीं है, ये डेटरेंस आर्किटेक्चर को टेस्ट करने वाला मोमेंट है। तो सवाल ये है कि ईरान का रिस्पॉन्स अब क्या होगा। हमने ऑलरेडी देखा कि डिफरेंट बेसिस पे, यूएस बेसिस पे है वो, रियाद से लेके कुवैत से लेके कतार के अंदर डिफरेंट जगहों पे मिसाइल रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं। हिस्ट्री ये बताती है कि तेहरान डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर से ज्यादा एसिमेट्रिक रिटेलिएशन प्रेफर करता है, यानी कि प्रॉक्सी, साइबर ऑपरेशंस और मैरीटाइम सिग्नलिंग के जरिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टेंशन एस्केलेट होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 20 to 30% रिस्क में आ जाता है, और इसका सीधा सीधा असर ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और डेवलपिंग इकोनॉमीज पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट से फिर अनसर्टेनिटी के दौर में डेफिनेटली जाना एक इवन पाकिस्तान के हक में डेट्रीमेंटल है, बिकॉज पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। ईरान के साथ साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर कोई मजाक नहीं है जी। कोई भी स्टेबिलिटी स्पिल ओवर रिस्क क्रिएट कर सकती है। ऑयल स्पाइक्स हमारे इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को तो यूएस के साथ भी बैलेंस करना है, ईरान के साथ भी, और गल्फ स्टेट्स के दरमियान केयरफुली नेविगेट करना होगा, प्लस चाइना और सीपैक वाला भी एजेंडा है। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर एस्केलेशन कंट्रोल फेल होती है तो ये क्राइसिस लोकलाइज नहीं रहेगा। हम ऑलरेडी इसकी देखें ट्रेलर देख चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ आज जो स्ट्राइक्स हुई हैं, और आर्टिकल 24 यूएन का जो यूएन चार्टर का है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने और यूएस ने ये अटैक किया। देखिए, ईरान में बार बार, आज भी मैंने टीवी पे यही कहा था कि ईरान इज नॉट गजा, इट इज ए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो यहाँ ये क्राइसिस लोकलाइज रह ही नहीं सकती थी। मिडिल ईस्ट का हर झटका साउथ एशिया तक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। पाकिस्तान को भी इस वक्त ये सोचना चाहिए कि वो कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, स्ट्रेटेजिक कंपोजर और कंटिजेंसी प्लानिंग की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। यूएस इजराइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को ये इमोशनल या रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ये अटैक फौरन मोदी के दौरे के बाद आया है, तो ये मतलब पाकिस्तान को यहाँ पे हद से ज्यादा कैलिब्रेटेड इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हमें देखें बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी है डोमेस्टिक एंड से भी और दीगर मुस्लिम ममालिक से भी कि जी आप स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी ना रखें, ये तो साइलेंस हुआ। लेकिन पाकिस्तान को ओपनली किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव रहें। एस्केलेशन कंट्रोल की डिप्लोमेटिक कॉल करनी चाहिए पाकिस्तान को, ओआईसी और जितने और रीजनल प्लेटफॉर्म्स पर डी एस्केलेशन सपोर्ट करनी चाहिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी मेंटेन रखें। लेकिन न्यूट्रलिटी जो है ना, कभी भी वीकनेस नहीं होती है, स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी होती है। नेशन स्टेट्स जो है ना, वो इस तरह बिहेव नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे देखें, ये अगर इस बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी रहती है तो हमारे पास इंस्टेबिलिटी नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट मूवमेंट रिस्क, जो कि ऑलरेडी हम एक देख रहे हैं अफगानी बॉर्डर से आ रही है, बल्कि स्मगलिंग, प्रॉक्सी एक्टिविटी, रेफ्यूजी प्रेशर। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपनी एक तो सर्वेलेंस एनहांस करें, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन रहे, और रैपिड रिस्पांस प्रिपरेडनेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक और जो मसला है जो कि दीगर मिडिल ईस्ट को भी अफेक्ट करेगा और बाकी स्टेट्स को भी, वो ये है कि देखें आजकल के दौर में ना नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं महदूद है, वहां पे बहुत बड़ा एक रिस्क एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी जी। सो एनर्जी की कंटिजेंसी प्लानिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, अंजा साहिबा ये भी बताइएगा, अब ईरान के लिए बहुत से ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हुकूमत के ख़िलाफ़, रजीम के ख़िलाफ़, अंदरूनी इस्तेहकाम का उनका मसला है, मुआशी दबाव बहुत ज़्यादा है। और अब जो उन्होंने रियाद, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, कतर में जो उन्होंने मिसाइल फेंके हैं, उसके बाद जो है वो वहाँ से जो हमदर्दियाँ आनी थी ईरान के लिए, शायद वो भी ना आएंगी। तो आपको लगता है कि ईरान ने अपने आप को आइसोलेशन में ईरान ले गया है, और ऐसे में फिर ईरान अपने सर्वाइवल के लिए मजीद क्या कर सकता है फिर?
देखिए हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना, ईरान का मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, हमेशा उनका एक एसिमेट्रिकल रिस्पॉन्स है। जी आप दोनों मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कंपेयर ही नहीं कर सकते। यूएस और इजराइल जो कि ऑर्गेनाइज, हाईली टेक बेस्ड, विद ह्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट्स इन देयर मिलिट्री, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इरानियन कैपेबिलिटी के साथ। लेकिन हाँ, एक चीज जो वहाँ पे देर एक्सपर्ट्स इन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, जो हमने 12 डे वॉर में भी पहले देखा, हमने इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह है, हमास है, वहां भी देखा है। अच्छा, तो यहाँ पे बात क्या, सिनारियो क्या बनता है? देखें, किसी भी किस्म की यहाँ पे मिस कैलकुलेशन पूरे के पूरे सिक्योरिटी नेक्सस को हिला सकती है। देखिए ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो है, ईरान का फ्यूचर पोस्चर भी इसी एसिमेट्री पे रिलाई करेगा, जो कि एक मेरा एकेडमिक, अगर आप या स्ट्रेटेजिक ओपिनियन पूछें तो उनकी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं, वो प्रॉक्सी अलायंसेस दोबारा से एक्टिवेट करेंगे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन के अंदर, रेड सी के अंदर, जहाँ हुतीज भी हो सकते हैं। फिर उसके अलावा साइबर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो ये जो है ना, तेहरान को बड़ा एस्केलेशन कंट्रोल देते हैं, अलाउइंग इट टू रिस्पॉन्ड विद कि ऑल आउट वॉर भी अगर वो नहीं दे सके, लेकिन वो दे हिट जी वेयर इट हर्ट्स। वो हिस्टोरिकली उन्होंने इसी तरह बैलेंस किया है बिल्कुल। डेटरेंस और हंसा साहिबा, जैसे कि रजीम चेंज की बात हो रही है और रज़ा पहलवी का बयान भी है सामने, वो कहते हैं कि जी हम अपनी मंजिल के बहुत करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। पहले भी आपको पता है कि एफर्ट हुई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। अगर रज़ा पहलवी आते हैं ईरान में तो क्या अवाम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी, ईरानियन अवाम? देखिए इसमें ना कोई दो राय नहीं है कि प्रोटेस्ट तो हो रहे थे, और इस दफा जो रीसेंट प्रोटेस्ट थे वो एक या दो शहरों तक महदूद नहीं थे। कि जो स्टार्ट हुआ था ग्रैंड बाजार के अंदर एक ताजरों की स्ट्राइक, वो एक फुल ब्लोन प्रोटेस्ट हो के मल्टीपल, मतलब 180 प्लस शहरों में हुए थे। तो ये तो एक हकीकत है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक सियासी हकीकत है कि जो ग्रैंड क्लेरिक हैं ऑफ ईरान, आयतुल्ला, उनको वो ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरे मुस्लिम ममालिक के अंदर शिया पॉपुलेशन के लिए इज वन ऑफ द एपेक्स लीडर्स, जिसको हम कहेंगे। तो देखिए रिजीम चेंज की बातें तो मतलब 1979 की रेवोल्यूशन से ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक देखना पड़ेगा कि अगर मैं अपना एनालिटिकल आपको स्टैंड पॉइंट बताऊं, जो डीकैपिटेशन स्ट्रेटजी है ना यूएस की, तो जो जॉइंट यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स थी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से लेके रोरिंग लायन तक, अब ये ट्रेडिशनल सर्जिकल स्ट्राइक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है उस पे मबनी नहीं है। जी ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं उन पैस्चर डिस्ट्रिक्ट को, जो कि तेहरान में सुप्रीम लीडर का कंपाउंड है। अब यहाँ पे गोल क्या होता है कि ऑब्वियसली IRGC की जो लीडरशिप है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आए, या यूएस ये अटेम्प्ट कर रहा है कि कोई पावर वैक्यूम क्रिएट हो जहां रजा पहलवी को प्लेस कर दिया जाए। सो अगेन जो उन्होंने पहले भी अपील की थी कि ले डाउन योर वेपन्स वाली, वहां पे एक यही है कि कोई इंड्यूस करना चाह रहे थे कि इंटरनल कोलैप्स हो, रादर देन कि हमें फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। तो ठीक। रियलिटी यही है कि हिस्टोरिकली देखें, इस तरह के जो स्ट्राइक्स है ना, वो ट्रिगर करते हैं रैली अराउंड फ्लैग इफेक्ट, हम इसको कहते हैं, और ये एम्पावर करते हैं सेकंड टियर कमांडर्स, जो कि लेस प्रिडिक्टेबल मॉडल है देन द ओरिजिनल लीडरशिप। अब फिर हम बात करते हैं जी इंटरनल फ्रेजिलिटी और वर्सेस स्टेट कोहेजन की। जो रिजीम है ना, वो करंटली वो सबसे ज्यादा अपने वल्नरेबल पॉइंट पे डोमेस्टिकली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि पहले ना सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास पे डिवाइडेड थी। अब ये कि अगेन जो ताजरों से शुरू हुई, वो हर एक क्लास पे, हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में, इरानियन पॉपुलेशन के अंदर वो फैल गई थी। तो अगेन जब ये 2026 जनवरी के अंदर हमने देखा कि जो मैसेकर्स हुए थे, वहां पे डेथ टोल्स जो लोग बताते हैं, वेस्टर्न मीडिया तो अप टू 30,000 लोगों को भी कह रहे हैं। तो एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द सिटीजन्स, वो हमें उसकी एक सेवरेंस नजर आती है। ठीक। और यूएस इस चीज का फायदा उठा रहा है, ठीक है ना। तो उसको मिलिट्री प्रेशर के साथ करके, उसको टाई इन करके कि सिक्योरिटी एपरेटस जो है, स्टेट विद इन द स्टेट का एलिमेंट ठीक है।